हेलो दोस्तों, क्या आप सभी यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दी सीडीपी पोर्शन। ओके, तो यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस आज कर रहे हैं यूपी टेट का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 2021 का पेपर। इसमें पूरे 30 क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए आज के बेहतरीन सेशन के लिए, क्योंकि इसमें हम उन सभी 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले, क्योंकि अब हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं टॉपिक वाइज, तो उससे पहले मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर PYQ का एक सेशन। वो क्यों? जिससे आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सिलेबस तो आपने देख लिया होगा, अब उन टॉपिक्स में से देखो किस किस से क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहा है, कहाँ पर कंसेप्ट पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ पे उसका थोड़ा पेडागोजिकल एस्पेक्ट पूछ रहा है। तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। पूरा सेशन देखना, आराम से देखना, ठीक है, और वीडियो के एंड में जाकर आपको बहुत डेफिनेटली एक अच्छा फीलिंग आएगा कि हाँ, सिलेबस हमने अच्छे से देख लिया और अब हमने उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देख लिए। तो अब हमारा जो तैयारी की एक वे है हमें वो मिल गया है, अच्छे तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। तो आ जाइए फटाफट पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया है? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपके सामने है और ये स्टेटमेंट है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। तो वो कौन है, किसने स्टेटमेंट बोला है? तो पहले क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा हरलॉक। ये स्टेटमेंट किसका है? हरलॉक का है। हरलॉक क्या कहते हैं? डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़। हरलॉक ने क्या बोला कि जो डेवलपमेंट है वो नए कैरेक्टरिस्टिक्स और नए एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट है क्या, जिसमें हम नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, नई विशेषताएं आती हैं और नई योग्यताएं आती हैं। तो पहला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हरलॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कहता है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? इनमें से फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसको अफेक्ट करता है? बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो इनमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, यानी कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। जो भी समाज में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो वो डेफिनेटली हम बच्चे के सामाजिक जो विकास होगा उसको प्रभावित करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो समाज में जो हमारे चारों ओर जो भी तत्व पाए जाते हैं वो बच्चे के विकास को प्रभावित करते ही करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। थर्ड आपसे यहाँ पर कह रहा है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग जो है उसका यूज़ किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग का। तो थर्ड का आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता को इम्प्रूव करने के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का यूज़ करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग का यूज़ करते हैं, जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सके, क्रिएटिविटी को डेवलप किया जा सके। करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण जो था वो प्रतिपादित किया? विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 to 16 ईयर्स। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने एक परीक्षण यानी कि एक टेस्ट प्रोफाउंड किया था। उस टेस्ट का नाम आपको यहाँ से पूछा है, तो उसको हम बोलेंगे जीमेट टेस्ट भी बोल सकते हैं, या जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट उसको आप बोलोगे, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण उस टेस्ट का नाम है। तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण टेस्ट जो था वो डॉक्टर एस जलोटा ने हिंदी में 12 से 16 वर्ष के बच्चों के परीक्षण के लिए प्रोपाउंड किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहता है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं
दैट आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाय। देखो क्या इंस्टिंक्ट होता है, क्या ये सब डिटेल में हम क्लास में बात करेंगे हर टॉपिक के बारे में। फिलहाल क्योंकि हम यहाँ पर PYQs को एनालिसिस कर रहे हैं कि किस टॉपिक से पूछा गया है, तो उस पर फोकस करते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया, इंस्टिंक्ट्स को 14 प्रकार का किसने बताया, तो पांचवे का आपका सही आंसर हो जाएगा मैकडूगल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से क्लासिफाई किया। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है पहले टॉपिक से, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस पे मेंशन है, बाल विकास। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि अगली क्लास जो नेक्स्ट क्लास हो वो किस टॉपिक से हो यूपी टेट के लिए CDP में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, उसको भी बात को आपके ध्यान में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6th आ जाता है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस। कैसे होता है बच्चों में भाषा का विकास, ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, BF स्किनर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है बच्चों का जो इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है दैट इज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, यानी अनुकरण और प्रबलन के द्वारा बच्चा जो है भाषा का विकास अपने अंदर करता है। तो BF स्किनर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इमिटेशन की बात हो रही है और रीइंफोर्स यानी कॉपी करके और बच्चे को रीइंफोर्स करवा के, ठीक है, बच्चे में भाषा का विकास होता है, ये कौन कहते हैं, BF स्किनर। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया। हु प्रोफाउंड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग, यानी कि लेसन प्लानिंग में 5 स्टेप होने चाहिए। ये किसने प्रोफाउंड किया है कि लेसन प्लानिंग में 5 स्टेप्स होने चाहिए। तो ये जो आपका बताया है ये हर्बर्ट ने बताया है। किसने, हर्बर्ट ने। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हर्बर्ट ने लेसन प्लानिंग के 5 स्टेप सिस्टम को प्रतिपादित किया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगले पर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के भी कई मॉडल हैं, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की, यानी कि तरल क्रिस्टलीय बुद्धि। ये इसके बारे में किसने शुरुआत की बताने की, तो 8th का आपका जो आप कैटल है ना, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैटल ने इसके बारे में बताया। तो कैटल हैज़ प्रोफाउंडेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। कैटल ने तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान प्रतिपादित किया। क्लियर हो गई बात, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए सभी ये इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस भी ज़रूरी है, मैचुरेशन भी ज़रूरी है, इंटरेस्ट भी ज़रूरी है, मोटिवेशन। लेकिन क्या पूछा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन चारों में से कौन है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीखने के लिए इन चारों में से है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी या मैचुरेशन आप बोल सकते हो। तो 9th का आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। परिपक्वता सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया। हु हैज़ प्रोपाउंड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर इन लर्निंग। तो ट्रायल और एरर का सिद्धांत किसने दिया, 10th का आपका थॉर्नडाइक सही जवाब होगा। थॉर्नडाइक ने दिया, ऑप्शन नंबर 2। ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है ये सिद्धांत किसने दिया, वो सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, फैक्ट बेस्ड काफ़ी पूछा जाता है यूपी टेट में, है ना, लेकिन हम हर तरह का करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2021 के बाद अभी तक यूपी टेट नहीं हुआ, तो हो सकता है कुछ चेंजेस कर दे यूपी टेट अपने पैटर्न में, कुछ कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ ले ज़्यादा, तो हर तरीके से हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, क्या एनालिसिस कर रहे हो कि डायरेक्टली फैक्ट बेस ज़्यादा पूछ रहा है कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये किसने दिया। अभी तक 10 क्वेश्चंस में आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे देख लिए। तो भाई जो प्रयास और भूल का सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्लूप्रिंट इनमें से किसका इंपॉर्टेंट घटक है,
निर्माण प्रक्रिया का, परीक्षण निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12, MPPI परीक्षण, ठीक है, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? MPPI परीक्षण, ठीक है, इसका यूज किसको मापने में किया जाता है? इसका जो यूज है वो उसका किस में यूज किया जाता है? एक सेकेंड जी। MPPI इज अ टेस्ट, और ये किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? तो भाई ये जो टेस्ट है, ठीक है, ये आपका किसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी को, ठीक है, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए MPPI टेस्ट किया जाता है। फुल फॉर्म सुन लो, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये टेस्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और भी टेस्ट हैं बहुत सारे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अपनी क्लास में। अगला क्वेश्चन 13, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? बड़ा ही बेसिक सा सवाल है कि व्हाट इज द लेवल, IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन। अब एवरेज का क्या होगा, लो बिलो एवरेज का कितना होता है, इंटेलिजेंट बच्चे का IQ कितना होता है, सब हम क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर औसत बुद्धि वाले बच्चों का IQ पूछा है, तो औसत बुद्धि वाले का IQ होगा 90 से लेकर 109, इन ऑप्शंस में से बताना है। तो 90 से लेकर 109 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एवरेज एक बच्चे की IQ होगी, एवरेज इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? तो 14 का आपका सही जवाब स्किनर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, अधिकतर तो इन्होंने सिद्धांत ही पूछ लिए कि कौन सा किसने दिया है। क्रिया प्रसूत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। अगला सवाल है 15वां, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वॉन्टेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोहलर क्या बताना चाहते थे कि लर्निंग क्या है? तो लर्निंग क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता है। ओवरऑल सिचुएशन का क्या है? परसेप्शन होता है। दी परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण होता है, जानवर मनुष्य श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया नहीं। कोहलर का जो मानना था, कोहलर का मानना ये था कि जो अधिगम है वो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, परसेप्शन है होल सिचुएशन का। क्लियर हो गई इतनी बात? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर कौन सी लर्निंग की थ्योरी से, इनमें से, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया है, तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। 16 का सिद्धांत ऑप्शन हो जाएगा नैतिक मूल्यों, लर्निंग को नैतिक मूल्य के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है, मोरल वैल्यूज मानते हैं, मोरल वैल्यूज के अंतर्गत लर्निंग को मानते हैं कोहलर। ये भी आपको याद रखना है, डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन 17 कहता है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा? तो इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, ये थ्योरी ऑफ उसमें आते हैं डेवलपमेंट में, लेकिन थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस में नहीं आता, तो नहीं वाला पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिकता, नमनीयता और प्रभाव में से किसके घटक हैं? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लो, ये किसके कंपोनेंट हैं? तो 18th का करेक्ट हो जाएगा सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के घटक है। ऑप्शन नंबर 3, क्रिएटिविटी में क्या आता है? मौलिकता आती है, ओरिजिनलिटी आती है, कोई क्रिएटिवली कुछ क्रिएट करेगा वो ओरिजिनली तो होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी और एक फ्लो होगा, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? क्रिएटिविटी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, युयुत्सा क्या है? व्हाट इज कॉम्बैट? तो युयुत्सा या कॉम्बैट क्या है? 19th का आपका मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत ही क्या आता है? इंस्टिक्ट के अंदर ही क्या आती है? ये कॉम्बैट आता है। क्या है इसके बारे में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्बैट किस में आता है? इंस्टिक्ट में आता है, यानी कि युयुत्सा किस में आती है? मूल प्रवृत्ति में आती है।